वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम स्क्रू जैक जो हमने डिस्कस किया और उसके मैकेनिकल एडवांटेज को काफ़ी डिटेल में समझा था, तो आज उसी से रिलेटेड हम जो उसका पूरा एक प्रोसेस है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको एनालाइज कर लेंगे और उसके एक सिचुएशन जो कि न्यूमेरिकल में दी जाती है, जब उसे हम खुद सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़े तौर पे मज़ीद और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद जो न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। द लेंथ ऑफ टॉमी बार ऑफ अ स्क्रू जैक। तो यहाँ कहा गया सिंपल कि एक टॉमी बार है, ठीक है, और स्क्रू जैक यानी ये जो टॉमी बार है, टॉमी नाम दिया गया उस बार को जो कि हैंडल का मटेरियल है, उस रॉड या बार भी कह सकते हो आप उसे, ठीक है। टॉमी बार यानी हैंडल की बात की जा रही है, ठीक है जी, स्क्रू जैक के। इज़ 25 सेंटीमीटर। हमें पता है जो कि हैंडल की लेंथ होती है, वो जब उस हैंडल को हम घुमाते हैं वो एक तरीके से रेडियस या वो डिस्टेंस होता है जो या लेंथ ऑफ द हैंडल कहता है, क्या कहलाया जाता है, या फिर उस डाया जिस डाया को आप घुमा रहे होते हो उस डाया का रेडियस होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कि प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है जी, और डेटा। अब डेटा में मकसद क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल में जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे एक जगह कलेक्ट कर लो, उसे एक्सट्रैक्ट करके डेटा में लिख दो और फिर जाओ अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ जो कि रिक्वायर्ड होगा। चलिए पहले डेटा समझते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो लेंथ होगी टॉमी बार की ऑफ अ स्क्रू जैक इज 25 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ अ टॉमी बार, ठीक है, जिसे आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये दी गई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए अगर मीटर में जाना होगा तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है जी। अच्छा चलें आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया एंड इट्स पिच। जब हम इस हैंडल को रोटेट करते हैं और 1 रोटेशन करने पे जो पिच की लेंथ होती है, यानी दो जो स्क्रू में लेयर्स होती हैं जिसको स्क्वाड्स कहा जाता है, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ होती है उसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो डिस्टेंस है जो आपको दिया गया है, जो कि 2.0 मिलीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पिच, ठीक है जी, पिच को आप h से रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ जो वैल्यू दी गई है उसकी वो है 2.0 मिलीमीटर। अब एग्जैक्टली इसको भी मीटर में लेकर आना होगा, और आपको पता है कि 1 मीटर में 1000 जो है वो मिलीमीटर्स होते हैं, तो इसलिए हमें अगर मीटर में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.002 मीटर, ठीक है जी। पिच भी आपके पास 0.002 मीटर आ चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड। तो कितना लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं इस स्क्रू जैक की मदद से, वो लोड हमें निकाल कर देना है। तो रिक्वायर्ड में आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड में आपके पास आ जाएगा लोड जिसे हम लिफ्ट करेंगे, ठीक है, और उसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो आपको निकाल कर देना है। अप्लाइंग एन एफर्ट, एग्जैक्टली इस लोड को लिफ्ट करने के लिए जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो थ्रू अ टॉमी बार, ताकि आप उसे रोटेट कर सको, और रोटेट कराने पे जो डिस्टेंस था वो था 25 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर देखें एफर्ट कितनी अप्लाई की जा रही है, एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन। तो जो एफर्ट दी गई है वो हमारे पास कितनी मौजूद है, एफर्ट, ठीक है, अप्लाइड, और एफर्ट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी P हम सिंबल यूज़ करते हैं एफर्ट के लिए, और ये दी गई है 50 न्यूटन के बराबर, ठीक है जी। अच्छा आगे पढ़ते हैं। ऑन द टॉमी बार कैलकुलेट, रिक्वायर्ड क्या और मजीद चीज़ें हैं आगे फर्दर अगर पढ़ें। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द स्क्रू जैक। तो सेकंड, अब मैं इसे A एंड B का नाम दे देता हूँ कि 2 चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें लोड निकाल के देना है, दूसरा हमें मैकेनिकल एडवांटेज जिसे आप m.A करके लिख सकते हो वो भी निकाल के देना है। चलिए जी अब कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन हम यही कर लेते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेशन में एग्जैक्टली हमें दो चीज़ें निकाल कर दे रही हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, पोर्शन वाइज अलग अलग कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टू फाइंड पार्ट ए, यानी टू फाइंड, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में हमें क्या फाइंड करना है, लोड निकाल के देना है। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी कि हमें लोड निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली पार्ट बी निकालेंगे जो है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का, इसके साथ भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दी। ठीक है जी। अब आपको वाज़े तौर पे क्लियर हो गया कि भाई कैलकुलेशन के अंदर दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, और हम जो लोड होगा वो हम इस साइड पे निकालेंगे, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज को हम वहाँ डिस्कस करेंगे। लोड को निकालने के लिए सिंपल जो हमारे पास बेसिक एक आइडियल केस की अगर बात की जाए तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो उस दौरान मैंने एक आइडियल केस लिया था, और आइडियल केस का मतलब होता है कि जहां पर नो फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन ना हो, तो उस सूरत में आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर होगा, या इन अदर वे आप उसे इस तरह भी कह सकते हो कि इनपुट जो है वो आपका आउटपुट के बराबर होगा। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ आउटपुट जो है वो हमारा इनपुट के बराबर होता है। और ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा तभी मुमकिन है जब आपका जो स्क्रू जैक होगा वो आइडियल मशीन के तौर पे काम करे, 100% एफिशिएंट हो, यानी उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो। अब आउटपुट हमारे पास, आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली हमें पता है कि आउटपुट जो है हमारे पास लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म या फिर डिस्टेंस मूव बाय लोड, तो उसे आप 2 पाई डी कहते हो। ठीक है जी। इनपुट जो आपका बराबर होता है वो होता है एफर्ट यानी पी मल्टीप्लाई बाय एफर्ट यानी पी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म, जिसे हम यहाँ पर पिच का नाम देते हैं, जिसे एच से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद। आउटपुट जो है हमारा वो लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म था, तो लोड आर्म जो है वो आपका एच होगा, WH। ठीक है जी। अच्छा, और जो एफर्ट आर्म होगा वो होगा आपका 2 पाई डी के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या था, मुझे W निकाल के देना है, यानी लोड निकाल के देना है। तो लोड को मैं यहीं पर रहने दूंगा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पर ले जाऊंगा, तो P यानी 2 पाई डी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये H इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लें, सभी कुछ हमारे पास मौजूद है। P हमें कितना दिया गया, एफर्ट अप्लाइड, P यानी 50 न्यूटन दिया गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो P की वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 2 एज इट इज़। पाई जो है वो आपका 3.14 के बराबर होता है। डिस्टेंस दे दिया गया, डिस्टेंस कितना दिया गया बेटा, देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में लेंथ ऑफ एटॉमी बार जो कि D यानी R कहा जाता है 0.25 मीटर के बराबर है, 0.25 मीटर के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम H से डिवाइड कर देंगे। H हमारे पास कितना मौजूद है, H यानी पिच है जो कि 0.002 के बराबर है। तो यहाँ से जब आप लोड निकालेंगे तो ये आपका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पे वो तकरीबन आएगा 39250 न्यूटन। ठीक है जी, 39250 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, अब जाते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ, और मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है लोड यानी वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट यानी P। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करोगे बेटा, सिंपल आपने लोड ऊपर रखना है। लोड आपके पास आ गया 39250 और एफर्ट कितनी दी गई थी, एफर्ट हमें बताई गई है 50 न्यूटन के बराबर, तो हम 50 से डिवाइड कर देंगे, और दोनों की यूनिट एग्जैक्टली न्यूटन है, तो न्यूटन से न्यूटन भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ भी कैंसिल करने पे जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से सॉल्व होके आएगा वो आएगा 785.5। ठीक है जी। इस मैकेनिकल एडवांटेज का
कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़, सो दैट्स वाई यूनिट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए हमने आज के इस सेशन के अंदर न्यूमेरिकल जो कि स्क्रू जैक से रिलेटेड था वो भी डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सेशन में सिंपल मशीन के चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह व्हील एंड एक्सेल, और वो हमारी लास्ट सिंपल मशीन होगी। व्हील एंड एक्सेल के अंदर हम एग्जैक्टली उसके पूरे उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हील और एक्सेल का क्या काम होता है हमारी मौजूदा ज़िंदगी के अंदर, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, और साथ इस तरह हर सिंपल मशीन के टॉपिक के साथ मैंने न्यूमेरिकल करवाया, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक के साथ भी हम अपना न्यूमेरिकल रखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।